Now, so far as laws are concerned, there are at least 4 laws which I can tell you. Okay. One is Hindu Marriage Act 1955. Another is Hindu Maintenance and Adoption Act 1956. Another is Section 125 of Code of Criminal Procedure. Fourth is Protection to Women from Domestic Violence Act 2005. देखिए, पहला तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, Yes, sir. जिसमें 3 प्रकार के केस चलते हैं. एक तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मतलब दोनों को साथ साथ हस्बैंड और वाइफ साथ साथ रखे जाएं. दूसरा होता है जुडिशियल सेपरेशन, कि कोर्ट ऑर्डर करती है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग रहें. तीसरा होता है डिवोर्स. डिवोर्स में कुछ ग्राउंड्स रहते हैं, उन ग्राउंड्स के हिसाब से डिवोर्स हो सकता है. एक और है 13B, जो है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. दोनों की मर्जी से भी तलाक की डिग्री दी जा सकती है. और इसमें हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 24 है, जो मामला चलने के दौरान, चाहे हस्बैंड चलाए चाहे वाइफ चलाए, उसके दौरान वाइफ को मेंटेनेंस दिया जा सकता है. और मामले का खर्च भी दिया जाएगा, वकील फीस भी दी जाएगी. और अगर वाइफ कहीं और बाहर रह रही है और कोर्ट कहीं दूसरी जगह है, तो आने जाने का खर्च भी उस महिला को दिया जाएगा. और उसके साथ एक कंपेनियन अगर आएगा, एक एस्कॉर्ट रहेगा, उसका भी खर्च दिया जाएगा. अच्छा सर, यहाँ एक सवाल उठता है, जनरली महिलाएं जब इस तरह की परिस्थिति आती है, दे गो एंड दे स्टार्ट लिविंग विद देयर पेरेंट्स. Yes. So if they are in different states, suppose Yes. husband is one state and wife is in another state, what should be the best option for a woman? She should file a case in Woman can file case in her own place, Okay. wherever she is. Okay. Throughout India, anywhere she can file a suit. And it is better for her to file suit in her own place. So this is one of the place where the cause of action, we technically say it is cause of action arises. तो मानिए अगर कोई महिला का डिवोर्स हो चुका है और वो अपने पेरेंट्स के साथ अब रह रही है, तो अब चूंकि वो रहना स्टार्ट कर दी है, और मेंटेनेंस के लिए क्या वो फिर से केस लगा सकती है जहां वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है वहां पर? हाँ, बिल्कुल लगा सकती है, मिलेगा उसको मेंटेनेंस. अगर उसको पहले कम मिला या नहीं मिला, या वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो भी लगा सकती है. तो बढ़ाने के लिए लगा सकती है. अच्छा. अगर पहले से मिल रहा है मेंटेनेंस, तो उसको बढ़ाने के लिए अनाउंसमेंट, देयर शुड बी चेंज इन सर्कमस्टांसेस. जिससे महंगाई बढ़ गई है, पेंडेमिक है, महंगाई बढ़ गई है. हर साल हस्बैंड को, अगर ही इज गवर्नमेंट सर्वेंट, हर साल इंक्रीमेंट मिलते हैं. हर साल उसकी हर 5-6 साल में पे रिवीजन होता है. एकदम पे जंप करती है तो उसको उस हिसाब से पेमेंट मिलेगा और मेंटेनेंस बढ़ेगा उसका. About the Hindu Adoption Law and Maintenance Act 1956, ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई वाइफ को मेंटेन करना हस्बैंड की ड्यूटी है. अगर हस्बैंड नहीं करता है तो वाइफ उससे मेंटेनेंस सेक्शन 18 में मांग कर सकती है और कोर्ट उसको दिलाती है. कंडीशन वही रहती है कि भाई डेजर्शन हो, पति ने त्याग कर दिया हो, क्रूएल्टी हो, पति दूसरी बीवी रख लिया हो, पति कोई कंकुबाइन रखा हुआ है, पति कोई गलत चलन में है, पति कोई ऐसी बीमारी से जो छूत की बीमारी कहलाती है, लगने वाली बीमारी कहलाती, ऐसी किसी बीमारी से ग्रसित है. अगर बहुत तेज प्रकार का लेप्रेसी है तो भी हो सकता है, जो लगने वाली बीमारी है. और सर 125 सीआरपीसी एक्ट क्या कहता है इस बारे में? 125 सीआरपीसी तो बहुत अच्छा है. उसमें तो 1 महीने का अगर मेंटेनेंस आदमी नहीं देता है तो 1 महीने के लिए जेल जाएगा. अच्छा. और 1 महीने के जेल के बाद भी पैसा माफ अदा नहीं हो गया, जो मेंटेनेंस है वो तो ड्यू रहेगा.
1 महीने जेल भी हो जाएगा तो भी पैसा ड्यू रहेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। तो और अगर हस्बैंड मेंटेनेंस देने में जरा भी चूक करता है तो उसको लिए तो जेल के दरवाजे हमेशा खुले। बहुत बढ़िया। Sir, what about the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान हमें देते हैं? ये तो बहुत ही बढ़िया लॉ बना है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो गई। पुरुष अब अत्याचार नहीं कर सकता यदि महिला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सहारा लेती है तो। महिला के साथ कोई क्रूअल्टी नहीं कर सकता। महिला के साथ माने इसमें तो यहाँ तक प्रोविजन है कि अगर डिवोर्स हो भी चुका है और आपकी शादी 2005 जब एक्ट आया उसके पहले भी हुई है, उसके पहले भी डिवोर्स हो चुका है, 2005 के पहले भी डिवोर्स हो चुका है, तो भी आप मेंटेनेंस ले सकती हैं, तो भी आपको राइट है साथ में अलग से रेसिडेंस लेने का, उससे अलग से वह आपको हरास नहीं करे, इसके लिए भी कोर्ट ऑर्डर करती है। सब प्रकार की सुविधाएं महिलाओं को, तो सब प्रकार का सहायता इस एक्ट के द्वारा महिलाओं को मिलती है। और मेरा मेरा तो सुझाव है महिलाओं को सबसे पहले इसी एक्ट के अंतर्गत अपनी कार्रवाई करना चाहिए जिसमें पुरुष जल्दी से जल्दी सीधे रास्ते पे आ जाए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जी। तो देखिए सर, आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में एक बात आई, जिन महिलाओं के बच्चे हैं या 2 बेटियां हैं, क्या उनको कुछ मेंटेनेंस ज्यादा मिलना चाहिए या उनको ऐसी कुछ मांग रखनी चाहिए कि बेटियों के संरक्षण के लिए हमें ज्यादा जरूरत है? कोर्ट लोको पेरेंटिस होती है। कोर्ट को आपको इशारा भर करना है कि मेरी 2 बच्ची हैं, इनका भी मेंटेनेंस दिलाया जाए। कोर्ट उनको सफिशिएंट मेंटेनेंस दिलाती है, बच्चों को भी, बच्चों की परवरिश का इंतजाम करती है, बच्चों की स्टडीज का इंतजाम करती है, और पूरा का पूरा भार हस्बैंड के ऊपर जाता है, हस्बैंड को देना पड़ता है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और है कि अगर वुमेन वर्किंग है और एजुकेटेड है एंड इफ शी इज अर्निंग नाइसली, सो इज शी एलिजिबल टू गेट द मेंटेनेंस? एंड अगर वो एलिजिबल भी है तो क्या बच्चों के लिए तब भी अप्लाई कर सकती है अलग से? बच्चों के लिए तो हमेशा कर सकती है। बच्चों को तो मेंटेनेंस कर देना पेरेंट हस्बैंड की ड्यूटी, फादर देगा बच्चों को, तो बच्चों के लिए तो हमेशा ऑप्शन उसके खुले हुए। ये ऑल राइट, शी मे बी वर्किंग, शी मे बी अर्निंग एनी अमाउंट ऑफ मनी, irrespective of her earning. The father has duty towards the children, and whether children are legitimate or illegitimate children also he is to provide money. There may be, his marriage may be illegal, the wife may be second wife, but if she is having children from that husband, then husband is bound to give maintenance and to give all the facilities which are directed to him by the court. कहा कि अगर महिला वर्किंग है और अर्निंग है तो उसको मेंटेनेंस का क्या हिसाब रहेगा। वो ऐसे समय में दोनों के हस्बैंड और वाइफ दोनों की इनकम का कंपैरिजन करते हैं, किसको ज्यादा मिल रही है। यदि हस्बैंड को ज्यादा मिल रही है तो वाइफ को कुछ मेंटेनेंस मिल सकता है, और हस्बैंड को और वाइफ को अगर इक्वल मिल रही तो नहीं मिलेगा। और कुछ एक्ट तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर वाइफ ज्यादा कमा रही है, हस्बैंड कम कमा रहा है, तो वाइफ हस्बैंड को देगी। अगर बच्चे चाहें उनके तरफ से कोई तीसरा गार्जियन आ जाए, मान लो माँ भी ठीक से नहीं रख रही, पिता भी ठीक से नहीं रख रहा, तो बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स मान लो अपने साथ रख रहे हैं, तो वो दोनों से वसूल कर सकते हैं। हाँ, और ये है कि इन सब एक्ट में अगर मेंटेनेंस जो सब में मिलने लगे, मान लो सब में अपन ने अप्लाई कर दिया, सब में मिलने लगे, तो जो हाईएस्ट मेंटेनेंस हो वो आदमी को मिलेगा या महिला को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा, और बाकी जो जहां से उसको मेंटेनेंस मिला होगा वो इसमें एडजस्ट कर दिए जाएंगे। हर कोर्टों में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक लीगल एड बना हुआ है सरकार की तरफ से, लोग उनको अप्रोच करें,
कोई दिक्कत आती है लीगल एड वालों के पास, यहाँ पर सब उनका काम बताएंगे, कब बनाएंगे, जाने के पहले कभी भी जा सकते लीगल एड में। तो इसके अलावा वेलफेयर ऑफिसर होते हैं, प्रोटेक्शन जो डोमेस्टिक वायलेंस वाला एक्ट है उसमें वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। वेलफेयर ऑफिसर के पास अगर आप रिपोर्ट करें, आपकी तरफ से वो पूरा केस बना के कोर्ट में पेश करेगा और आपकी तरफ से पूरा लड़ेगा। तो सरकार ने हर प्रकार की व्यवस्था की है और कोर्टें भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार न हो इस पर बहुत गंभीरता से सोचती हैं और उसी प्रकार से ऑर्डर करती हैं। My personal request is that nobody should think of talaq or divorce because it has very severe effect on the children and unnecessarily they suffer for the whole life. My sincere request is that please do not go up to a point of no return. Please think again and avoid such circumstances. भाई शादी हो गई आपकी, अब आपको बदलना पड़ेगा अपने आप को. You have to adjust with your wife and she is to adjust with the husband. जब तक एडजस्टमेंट नहीं होगा तब तक तो टकराव होगा और टकराव होंगे तो कोर्ट में केस जाएंगे, डिवोर्स होगा, सब कुछ. यदि किसी आदमी का या किसी महिला का डिवोर्स का केस चलता है या पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं रहते हैं तो दोनों लगभग विक्षिप्त तरीके हो जाते हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस रहता है उनको, दे कैन नॉट लिव पीसफुली. तो इसलिए ऐसे स्ट्रगल को तो जहाँ तक हो अवॉइड करना चाहिए. कोर्ट्स की भी आजकल ड्यूटी है कि वो दोनों का कंप्रोमाइज कराने की कोशिश करें, दोनों के बीच में आपसी सुलह करें, बुलाएं, मेडिएशन करें, उनको समझाएं कि भाई साथ में रहना ज़्यादा अच्छा है. ये कोर्टें भी करती हैं आजकल और कोर्टों को सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि हर हाल में पहले सुलह की कार्रवाई की जाए. ये हमारा आपके साथ दूसरा सेशन है. फर्स्ट सेशन में रिकॉर्डेड अबाउट द विल, वसीयतनामा या इच्छा पत्र क्या होता है. दूसरा ये हम भरण पोषण का कर रहे हैं और आशा करते हैं आप हमें आगे भी इसी प्रकार गाइड करते रहेंगे और हमें छोटे छोटे मुद्दों पर जो बहुत महत्वपूर्ण है अपने विचार पर. धन्यवाद. नमस्कार.